तो फार्माकोडायनेमिक्स हम लोग आज देखने जा रहे हैं। फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोगों ने जब हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज एक्चुअली फार्माकोकाइनेटिक्स, कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, ADME हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग ये देखेंगे कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या चीज होती है और फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग जो फार्माकोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं ये क्या है। तो एक्चुअली ये ड्रग बॉडी के अंदर जाके क्या करते हैं, व्हाट डज ड्रग डू विद द बॉडी। यानी अब तक हम लोगों ने देखा था कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, यहां पर हम लोग देखेंगे कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगा। फार्माकोकाइनेटिक्स में बॉडी विद ड्रग था, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं फार्माकोडायनेमिक्स, इसमें हम लोग एक्चुअली द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी पढ़ेंगे कि आया ये जो ड्रग है ये हमारी बॉडी के ऊपर कैसे असर कर रही है। तो आए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि ड्रग बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स। वन इज फिजिकोकेमिकल मैकेनिज्म। There are two types of mechanisms. Number one is physicochemical. Or number two, pharmacological. फिजिकोकेमिकल एस्पेक्ट्स, यानी हम अगर फार्माकोडायनेमिक्स में ये देखें कि भाई मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन क्या है, एक्चुअली हम लोग मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास दो किस्म के एस्पेक्ट्स, ठीक है। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। हम बारी बारी एक एक को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज देखना चाहेंगे कि भाई व्हाट आर द फिजिकोकेमिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन, ठीक है। तो हम लोग आज जो फोकस करने जा रहे हैं वो जस्ट फिजिकोकेमिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। ठीक है, तो फिजिकोकेमिकल एस्पेक्ट्स में जो हमारे पास सबसे पहला एस्पेक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एसिड एंड बेसिस। आपको मालूम है कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हम लोग इस तरह से लेते हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर किसी चीज को न्यूट्रलाइज कर सके। यानी अगर आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल हम लोग स्टमक की मिसाल लेते हैं, तो हमें जो एसिडिटी काज हो जाती है, जो हमारी एसिडिटी होती है स्टमक की, इसको फौरन खत्म करने की खातिर हम लोग कुछ केमिकल्स यूज करते हैं। यानी उस एसिड को कट करने की खातिर, हमें उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने की खातिर एक बेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक वीक बेस का, कि हम लोग वो वीक बेस लेकर उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। So that is also under the head of physicochemical. ये एक physicochemical aspect है ड्रग का। यानी ये ड्रग हमारी बॉडी में किसी चीज के ऊपर जाके असर नहीं कर रही, बल्कि वो एक फिजिकोकेमिकल इफेक्ट काज कर रही है। यानी हमारे स्टमक के अंदर जो HCl है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब इसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाए बॉडी के मीन स्टमक के अंदर, ये ओवर प्रोडक्शन हो जाए, हाइपर एसिडिटी हो जाए, जिसकी वजह से हमें जर्ड प्रोड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से हमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी रिलेटेड डिजीज होती हैं, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमें हार्ट बर्न जो हमें फील होता है। तो टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड वी टेक व्हाट, वी टेक सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये असल में हमारे स्टमक के अंदर जाकर
सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग फॉर एग्जांपल जिसमें हम लोग इनो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या इसके अलावा हम लोग दूसरे ऐसे एंटासिड्स यूज करते हैं, एंट एसिड्स। ये कैटेगरी असल में एंट एसिड्स में आती है। एंट एसिड वो चीजें जो कि एसिड्स को खत्म करती हैं, जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की टैबलेट्स हैं, ट्राइसिल है, ठीक है, म्यूटेन है, ठीक है, और इसके अलावा वो बहुत सारी हैं, ब्रांड नेम्स के साथ आती हैं। The major component of these antacids are sodium bicarbonate, are mild bases, because when acid react with mild bases, they cause what? They cause NaCl plus H2O plus CO2. यानी जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? NaCl, ये क्या बनाता है? H2O, ये क्या बनाता है? CO2. तो neither NaCl is dangerous for our body, neither water nor CO2. तो जब हम लोग इनो या कोई इस तरह के एंटासिड्स लेते हैं तो आप लोगों ने एक चीज फील की होगी, अ बर्प, जिस तरह के हम लोग डिकार लेते हैं। तो जब हम लोग डिकार लेते हैं तो एक्चुअली उस डिकार में क्या निकल होता है? CO2, ठीक है। तो acid and bases when react, so this is under the category of acid and bases for the chemical aspects of the mechanism of drug action, ठीक है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट दूसरी चीजों में, जैसे कि रीनल इन्फेक्शन के अंदर, रीनल डिजीज के अंदर बास टाइम पे हमें रीनल एसिडिटी या बेसिसिटी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि हम लोग रीनल केसेस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा सिट्राल का यूज किया जाता है, ठीक है, सिट्राल का देखा होगा आप लोगों ने। इसके अलावा वो पैकेट में भी आता है एक सिट्रोसोडा, ठीक है, सिट्रोसोडा। इसके अलावा हमारे पास एक और भी आता है, वो जो कि ग्रेन्यूल्स टाइप होते हैं, यूरोडिनॉल, ठीक है। तो ये वो मेडिसिन्स हैं जो कि असल में हमारी बॉडी का एसिड बेस कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और इनका जो साइट ऑफ एक्शन होता है, इट इज नॉट द ऑर्गन बट इट्स द बेसिस आर एसिड्स इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल इन्होंने सोडियम बाइकार्बोनेट की दी हुई है, एंड अमोनियम क्लोराइड टू इंक्रीज द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ द एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स रिस्पेक्टिवली। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी यूज किया जाता है टू इंक्रीज द यूरिनरी एक्सक्रीशन, ठीक है, ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ड्रग रिस्पेक्टिवली। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडिक उसको निकालने के लिए होता है, और एमोनियम क्लोराइड जो है वो बेसिक एक्सक्रीशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं जो कि फिजिकोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में यूज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ हम लोग जाते हैं। होप इसमें कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर कोई है तो मुझे बता दें। अच्छा, दूसरा है ऑस्मोटिक एजेंट। ऑस्मोटिक एजेंट्स जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि वो एजेंट्स जो कि हमारी बॉडी के ऑस्मोसिस के साथ रिलेटेड हैं, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो है, तो हमारे वो जो जिसको हम लोग मेन बैलेंस जो हमारा होता है उसको क्या, उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, सॉरी, यानी हमारी बॉडी के अंदर जब साल्ट्स की इररेगुलेशन पैदा होती है, तो इस इररेगुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऑस्मोटिक एजेंट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डायरेटिक्स हैं, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये जितने भी जो क्या नाम है उनका, वो जो इन्फ्यूजन्स होती हैं जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के, वो जो हमारे पास नॉर्मल सेलाइन हो गया,
ठीक है, इसके अलावा हमारे पास रिंगर लैक्टेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट किस्म के परगेटिव्स हैं, सेलाइन परगेटिव, बल्क एंड सेलाइन परगेटिव्स हैं। तो ये असल में ऑस्मोटिक एजेंट्स हैं कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इरेगुलेशन काज होती है किसी भी किस्म की साल्ट्स की इरेगुलेशन की वजह से, मिनरल्स की इरेगुलेशन की वजह से, जो कि ज्यादातर हमें काज होते हैं किस कंडीशन में? अमीन आपको मालूम होना चाहिए, मोहम्मद अली आपको भी, किस कंडीशन में ये हम लोग ये सारी चीजें यूज करते हैं? ये हमारे पास यूज होती हैं जब हमारे पास डायरिया की कंडीशन आती है। ठीक है, यस सर। हमें डिहाइड्रेशन काज होती है जब, तो बॉडी को रीहाइड्रेट करने की खातिर हम लोग क्या लेते हैं? ऑस्मोटिक एजेंट्स लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? आपने कभी नॉर्मल सलाइन देखा हो तो आपको मालूम होगा कि इनके अंदर क्या होता है। नॉर्मल सलाइन के अंदर सोडियम, पोटेशियम, इसके साल्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर आकर हमारी बॉडी की जो अभी तक मेरे से वो वर्ड नहीं आ रहा, वो जो ये जो हमारी बॉडी के अंदर हीमोस्टेसिस होती है, हीमोस्टेसिस तो पढ़ा हुआ है ना? हीमोस्टेसिस जो कि हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस रखती है, हर एक मिनरल्स का, एसिड्स का, हर एक चीज का हमारी बॉडी के अंदर जो बैलेंस रखती है, जिसके अंदर आप लोगों ने बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी भी हुई है। तो डायरिया में या फूड पॉइजनिंग में हमारे पास जब डिहाइड्रेशन काज हो जाती है तो उनमें जो ऑस्मोटिक एजेंट्स यूज होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास इन्फ्यूजन्स हैं, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स हैं, नॉर्मल सलाइन है, रिंगर लैक्टेट है, बर्क एंड सेलाइन परगेटिव्स हैं, ये सारे के सारे ऑस्मोटिक एजेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये कैसे काज करते हैं? ये फिजिको केमिकली हमारी बॉडी के अंदर हमें क्योर करते हैं। ठीक है, नंबर 3, ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसलिए मैं साथ साथ में मिटा रहा हूं ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ठीक है सर ये ऑस्मोडायरेटिक में क्या होता है सर? जैसे कि हम लोगों के पास ऐसे इन्फ्यूजन्स हैं कि जो हम लोग लेकर और अपनी किडनी को भी वॉश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के पास आप लोगों ने अक्सर रीनल केसेस के अंदर देखा होगा कि हमारे पास कुछ फ्लश करने के लिए होती हैं चीजें, जो कि सर्जरी के दौरान उधर लगाई जाती है ताकि उसकी किडनी फ्लश होती रहे साथ साथ में। वो भी ऑस्मोटिक, जिसके अंदर ग्लाइसिन भी यूज होता है, जिसका मेजर कंपोनेंट ग्लाइसिन है। ठीक है, तो ये भी अक्सर उसमें इरिगेशन के लिए जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, और डायरेटिक्स के अंदर जो कि आप यूज करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे ऑस्मो डायरेटिक्स हैं, जैसे कि आप लोगों के पास लेसिक्स हो गया। यस सर। ठीक है, जो कि हमारे पास जब किसी को लगाया जाता है तो फौरन जो है तो वो यूरिनेशन काज करते हैं, तो ये ऑस्मोडायरेटिक्स में आते हैं, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा यूरिनेशन काज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं, सर्फैक्टेंट्स की तरफ आते हैं। नंबर 3, देखिए अभी नाम से जाहिर है सर्फैक्टेंट्स, आजकल ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कोरोना की डिजीज में ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। सर्फैक्टेंट्स, कौन से सर्फैक्टेंट्स होते हैं? सर्फैक्टेंट्स में हमारे पास आते हैं सोप्स एंड सैनिटाइजर्स, वो चीजें जो कि सरफेस के ऊपर से आपकी बहुत सारी चीजों को इरोड करें, माइक्रोब्स को किल करें। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसी मेडिकली चीजें होती हैं कि जो हम लोग यूज करते हैं सर्फेक्टेंट्स के तौर के ऊपर भी। जैसे हमारे हाथ बैक्टीरिया को कैरी करते हैं ना, तो हमारे पास ऐसी चीज होनी चाहिए कि हम लोग इन बैक्टीरिया को अंदर ही जाने से बचाएं। तो इसके लिए हम लोग सर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि सोप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास सैनिटाइजर्स होते हैं। तो आजकल आप लोगों को इसकी एग्जांपल बड़ी आसानी से मिल सकती है कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की खातिर सर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं। ठीक है,
I will not go into the detail of the surfactants. Okay, so we'll go ahead in the fourth है एड्सॉर्बेंट. बहुत मजेदार चीज है एड्सॉर्बेंट. पहले तो मुझे कोई एड्सॉर्बेंट्स का मतलब बताए. ये एब्जॉर्ब नहीं है, ये एड्सॉर्ब है. एब्जॉर्ब और एड्सॉर्ब में क्या फर्क है? उस्मा गनी, अमीन खटक, मोहम्मद अली. एड्सॉर्प्शन क्या चीज होती है? सोए हुए तो नहीं हो? सर एब्जॉर्प्शन तो जनरली मतलब जो एक चीज मतलब जो हम कहते हैं कि हल हो जाए, मतलब एक चीज जो ना मिक्स हो जाए किसी चीज के साथ. और कोई उस्मा आप बताएं. है? आप लोगों को एड्सॉर्बेंट का नहीं पता? सर एब्जॉर्ब का तो पता है, एड्सॉर्ब का नहीं पता. हाँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए. एब्सॉर्ब किसे कहते हैं? एब्सॉर्प्शन क्या होती है? एब्सॉर्प्शन तो बता रहे हैं. जज़ब होना. जज़ब होना, ये तो उर्दू इसकी डेफिनेशन हो गई ना. चलें, आप लोगों की आज ये असाइनमेंट है कि आप लोगों ने मुझे जैसे पर्सनल मैसेज करके बताना है. जैसे स्पंज में वाटर, हाँ जैसे स्पंज में. हाँ, असल में एड्सॉर्ब की जो आसान सी मैं आप लोगों को करके बताऊं. एड्सॉर्प्शन ये होता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर से कोई चीज को खींच लेना, सक कर लेना. ठीक है, किसी भी सरफेस पे से कोई चीज को सक कर लेना, इसको हम लोग एब्सॉर्ब बोलते हैं. इट्स अ डिफरेंट टॉपिक. मैं आप लोगों को एब्सॉर्प्शन के अभी चक्कर में नहीं डालना चाहता. ये लाइक एब्सॉर्प्शन ही है, लेकिन ये क्या करती है, ये सरफेस से सिर्फ चीज को जज्ब करने के काम करती है. इसको हम लोग एड्सॉर्प्शन कहते हैं. ठीक है, एड्सॉर्बेंट्स ये चीज होती है. अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी. एड्सॉर्बेंट्स हमारे पास असल में ऐसे प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं कि जो क्ले टाइप होती हैं, जो कि जिनमें के एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं. एक्टिवेटेड चारकोल, कभी नाम सुना है एक्टिवेटेड चारकोल का? चारकोल का नाम सुना है, एक्टिवेटेड. चारकोल क्या चीज होती है? चारकोल सुना है ना? चारकोल असल में कोयला होता है. ठीक है, कोयला, जो नॉर्मल कोयला है, ये फाइन किस्म का कोयला होता है और इसको सही मजेदार किस्म का पाउडर बनाया जाता है, बिल्कुल ऐसे के बिल्कुल शफाफ होता है. ये कोयला ही होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है. इसकी प्रोसेसिंग टेक्निक है, लेकिन होता ही ये चारकोल ही है. जब भी कभी पॉइजनिंग हो जाती है ना बॉडी के अंदर, पॉइजनिंग, और कोई बंदा पॉइजन खा ले और वो अभी आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर ही मौजूद है, यानी स्टमक के अंदर है, अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसको फौरन क्या खिलाया जाता है? उसको फौरन ही कोयला, ये एक्टिवेटेड चारकोल खिलाई जाती है. एक्टिवेटेड चारकोल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस पॉइजन को अपने अंदर सक कर लेता है, और वो सक करके अपने अंदर, और वैसे का वैसे ही बल्क से वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है. सो एक्टिवेटेड चारकोल आज भी हॉस्पिटल्स के अंदर एज ए फिजिकोकेमिकल एस्पेक्ट यूज होता है फॉर एब्सॉर्बेंट, कि जो चीजों को सक करके और आपकी बॉडी से बाहर निकाल दे. ये तो पॉइजनिंग के लिए हो गया. आपने एक और चीज भी देखी होगी, उसका कोलिन का नाम सुना है? कोलिन, ये डायरिया में यूज होता है. इट्स लाइक ए क्ले. ये डायरिया में यूज होता है, जबकि आपके इंटेस्टिन्स के अंदर एब्जॉर्प्शन जो है तो वो कम हुई होती है, और आपकी इंटेस्टिन जो है तो बार बार पानी को बाहर रिफ्यूज कर रही होती है. तो ये जब कोलिन पाउडर यूज किया जाता है, इट्स लाइक ए पाउडर, ये क्ले होता है. तो ये हमारी इंटेस्टिन के ऊपर जाके सर्फेक्टेंट्स के तौर, सॉरी, एब्जॉर्बेंट के तौर पे हो जाता है, और ये पानी को सक आउट करके और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर सक करके और अब हमारी बॉडी से एज अ बल्क बाहर निकल जाता है. इसकी दूसरी और तीसरी एग्जांपल आप लोग जानते होंगे, स्मेक्टा. स्मेक्टा देखा होगा, साशे जो होता है, स्मेक्टा का साशे, जो कि डायरिया में यूज होता है.
इसके अलावा इंटॉक्स की जो टैबलेट होती है, इंटॉक्स पी, देखिए ये कभी, ये असल में क्लेज है, ये असल में मट्टी की तरह होते हैं बिल्कुल, जो कि आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जाके और आपके स्टमक के अंदर जाके इस तरह से लिफ्ट कर देते हैं, ताकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके अंदर स्टक होके एब्जॉर्ब होके और इस बॉडी में से बाहर निकल। तो बहुत सारे एब्जॉर्बेंट्स हमारे पास एज अ फिजिकोकेमिकल इफेक्ट के तौर पे यूज होते हैं फार्माकोलॉजिकली। मेक्टा इंटॉक्स, ये आप लोग जानते हैं? आप लोगों ने कभी मेडिसिन खाई नहीं है क्या? खाई है सर। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर क्या है? बताएं भाई, फिजिकल बैरियर। डिम्यूसिन का नाम सुने? डिम्यूसिन्स, ये टर्म है डिम्यूसिन्स के नाम की। ये असल में किसी भी चीज को कोट करने के लिए होता है, कोई भी खुला हुआ जख्म हो उसको ये कोट कर देता है ताकि उधर की ब्लीडिंग रुक जाए, ठीक है, इन्फ्लेम सरफेस जो है तो वो ठीक हो जाए, और कोई भी इन्फ्लेमेशन वाली जो सरफेस होती है उसको क्योर करने के लिए होता है। इसको हम लोग डिम्यूसेंट्स बोलते हैं। डिम्यूसेंट्स हम लोग कहां पे यूज करते हैं? म्यूकस सरफेस एरिया की इन्फ्लेमेशन के ऊपर इसको कोट करने के लिए होता है। कौन कौन से डिम्यूसेंट्स हम लोग जानते हैं और कहां कहां यूज होता है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों का मुंह अंदर से इन्फ्लेम्ड हो जाए, मुंह पकना, तो हम लोग एक क्रीम लगाते हैं, और उस क्रीम का क्या नाम है? सोमोजेल। नेलस्टेड भी है सर। डेकाट्रॉन, डेकाट्रिन, और क्या है? नेलस्टेड सर। हाँ नेलस्टेड। ठीक है। ये इसके अंदर तो एंटी फंगल एजेंट भी है ना, मगर इनका जो मेजर जो कंपोनेंट है ना, इसके अलावा जो है तो हमारे पास लॉजेजेंस बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा लॉजेजेंस हैं, और सूदर्स हैं जो कि स्ट्रेप्सिल्स वगैरह और इस तरह की जो चीजें हैं वो भी, ये सारे डिम्यूसेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, और असल में ये फिजिकल बैरियर है। इनमें क्या क्या आता है? इनमें जो जो चीजें आती हैं वो देख लें आप। ये तो मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट्स के नेम बता दिए ना, लेकिन असल में क्या होता है? ये असल में ये होते हैं, असल में ये पेक्टिन है, पेक्टिन, पेक्टिन कार्बोहाइड्रेट्स है। अच्छा, ग्लिसरीन है, आप लोग ग्लिसरीन भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में ग्लिसरीन मौजूद है तो ये भी एज ए डिम्यूसिन के तौर पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ग्लिसरीन। हनी, हनी भी हमारे पास एज अ डिम्यूसिन के तौर के पर यूज होती है। इसके अलावा मिथाइल सेलुलोज है, और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, और है, बस इतना बहुत है, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के जो डिल्यूसेंट्स हैं ये हम लोग ओरली यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द इन्फ्लेम्ड सरफेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फिजिकल बैरियर यूज होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स किसी को मालूम है कि क्या होता है? जी, नो सर। हाय हाय, अगर एस्ट्रिंजेंट्स भी नहीं यूज तो आप तो अमीन, आप तो क्लिनिक में काम करते हो ना, हॉस्पिटल वगैरह जाते होते हो ना? यस सर, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। हाँ, हॉस्पिटल जाते हो ना, तो यस सर। हॉस्पिटल में आप लोग क्या करते हो? छोले बेचते हो कि क्या क्या करते हो? सर हम तो आई में है, आई में इतनी चीजें यूज नहीं। आई में हो के वाई में हो? मुझे ये बताओ कि आई में। एस्ट्रिंजेंट्स किसे कहते हैं?
सर नहीं पता। ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं क्या ये आई में नहीं यूज होती अभी तक? ये जितनी भी मैंने बातें की हैं सर हम एक भी नहीं आती। तो क्लिनिकली बस टेस्ट करते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स, सर अगर अभी इनको नहीं पता तो हमें क्या पता होगा? अच्छा चलो, जब भी कोई जख्म लग जाता है तो उस जख्म को रोकने के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं, जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं, उसको हम लोग एस्ट्रिंजेंट्स बोलते हैं। ये उस सरफेस की प्रोटीन को डिनेचर करके उस टाइम ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। ये डिनेचर करता है असल में सरफेस को, इसकी प्रोटीन को डिनेचर करता है, और वहां पर जो है तो उसकी सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को, कैपिलरीज को बिल्कुल इस तरह से खींच लेता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। अब बताएं कौन सी चीजें हैं? आयोडीन है सर, आयोडीन है सर। हाँ, टिंचर आयोडीन हो गया, पायोडीन हो गया, वेरी कोल्ड वाटर हो गया, ठीक है। यस इसके अलावा हमारे पास रबिंग अल्कोहल हो गई है। और यस क्या सर। होता है? सर ज्यादातर वहाँ पर सर लोग आइस रखते हैं। क्या हुआ? बर्फ सर, बर्फ रखते हैं। आइस, बर्फ सर। हाँ बर्फ रखते हैं ना, मैंने लिखा है ना आइस, ठीक है, ठीक है, आइस भी ठीक है। वेरी कोल्ड वाटर अगर आपके पास है वो भी ठीक है। तो वो क्या करता है, वो सक्शन करता है, असल में ये एस्ट्रिंजेंट्स कहलाता है। अच्छा ठीक है। तो लफ्जों को अभी आप देखिए, हॉस्पिटल जब हम लोग जाते हैं ना तो डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे होते, डॉक्टर मुश्किल मुश्किल टर्म्स यूज कर रहे होते हैं पेशेंट को कंफ्यूज करने के खातिर, बाकी तो कुछ भी नहीं होता, जस्ट एक मुश्किल टर्म्स की बातें हैं। तो आप लोग भी कुछ 2-3 मुश्किल टर्म्स सीख लें, जैसे कि डिफ्यूजेंट्स हो गए, एस्ट्रिंजेंट्स हो गए, या हाँ तो सर, आप, ये टर्म्स का पहली बार सुना है सर। हाँ तो ये आप लोग याद करें, ठीक है। रबिंग अल्कोहल हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो जो स्पिरिट यूज होती है वो भी ठीक है? हाँ सर, स्पिरिट भी यूज होती है। अच्छा स्पिरिट नहीं यूज होती है। अच्छा, रबिंग अल्कोहल यूज होती है लेकिन स्पिरिट कभी भी नहीं यूज होती। ये पाकिस्तान वो की स्पिरिट यूज होती है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं यूज होती। अच्छा 2-3 और है। AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट इसे बोलते हैं, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट जिसे कहते हैं, इसके अलावा जिंक ऑक्साइड, इसके अलावा ZnSO4, जिंक सल्फेट। तो सिल्वर नाइट्रेट आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कहां पर यूज होता है। सिल्वर नाइट्रेट वो जो पाँव के नीचे अगर आपने देखा हो, वो छोटे छोटे से दाने से बन जाते हैं, अंदर सुराख बन जाती है, अंदर जड़ें होती हैं। देखी भी है वो कंडीशन? यस सर, बड़ी पेनफुल यस कंडीशन। सर, जिसे हम हाँ पश्तो में सर कहते हैं कि मेरे खून निकल गई। हाँ, वो उसके लिए AgNO3 यूज होता है। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट यस सर, वो क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट उस जगह को जाके सिकेड़ देता है और वहां पर उस चीज को बाहर निकाल लेता है, खत्म कर देता है, चला देता है। वो भी स्ट्रिंजेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट, आप लोगों ने देखा होगा, पोटेशियम परमैंगनेट भी ज्यादातर एस्ट्रिंजेंट के तौर पे यूज होता है, और ये पिंक कलर की एक कंपाउंड होता है, और ये ज्यादातर ऐसी सरफेसेस के ऊपर लगाया जाता है। पिंक कलर का कंपाउंड ज्यादातर क्वैक्स लोग इसे मुंह में भी यूज करते होते थे। अगर आपने देखा हो कि वो मुंह के अंदर वो जो गुलाबी कलर जो आप लोगों को लगा देते थे, वो असल में KMnO4 था। जिंक ऑक्साइड आप लोग देखते होंगे ज्यादातर एक्नी वैक्नी की जो क्रीम्स होती है ना, इनके अंदर, और बहुत सारी ऐसी क्रीम जो कि जख्मों पे लगाने के लिए होती है, उसमें जिंक ऑक्साइड होता है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड होता है, और इसी तरह से जिंक सल्फेट भी होता है। तो ये जख्मों को बंद करने के लिए, उस टाइम पे ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ये सारी की सारी चीजें यूज होती हैं। व्हाई नॉट जो आपने कहा स्पिरिट क्यों नहीं यूज होती? मेरे भाई स्पिरिट पाकिस्तान में जो होती है, ये असल में इथाइल अल्कोहल नहीं होती, इथाइल नहीं होती, ये मिथाइल अल्कोहल होती है। क्या होती है? मिथाइल अल्कोहल, CH3OH। जो इथाइल अल्कोहल होती है, पीने वाली जो शराब है, उसको हम लोग C2H5OH बोलते हैं। अब आपको मालूम है कि ये जो इथाइल अल्कोहल है ये तो खतरनाक नहीं है, मगर ये जो मिथाइल अल्कोहल है ना, मिथाइलेशन, मिथाइल जो बॉन्ड इसके साथ लगाया जाता है, जो इसको जहरीला किया जाता है,
असल में मिथाइल इज ए वेरी पॉइजनस कंपाउंड। मिथाइलेशन इसलिए की जाती है ताकि कोई पी ना सके। यानी सिर्फ शराब को पीने से बचाने की खातिर, आप अपना म्यूट जरा करें, अपने जरा माइक म्यूट करें। सर आप को पीने से बचाने की खातिर पाकिस्तान में मिथाइलेशन की जाती है और वो इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल बन जाती है। एक्चुअली मिथाइल इज पॉइजनस। अगर आपने किसी के बहते हुए जख्म के ऊपर मिथाइल अल्कोहल स्पिरिट डालना शुरू कर दी ना, और अगर खुदा न खास्ता वो उसकी सर्कुलेशन में दाखिल हो गई, दैट मौत। किसी बंदे ने मिथाइल अल्कोहल पी ली गलती से, किल। तो मिथाइल अल्कोहल सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए कि लोग पी न लें, जहर मिला देते हैं, और वो जहर अस्पतालों में भी यूज होता है। आई डोंट नो ये कौन सी सोच है इन लोगों की कि मिथाइल अल्कोहल को ये जख्म साफ करने के लिए यूज करते हैं। स्पिरिट जख्म साफ करने के लिए नहीं होती, रबिंग अल्कोहल होती है। रबिंग अल्कोहल इज एक्चुअली इथाइल अल्कोहल, ये प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल मिथाइल अल्कोहल तो नहीं यूज होती, सॉरी। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट्स आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स में कौन कौन से हैं कि वीक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट may be used as an oxidizing agent in the treatment of morphine and strychnine। अच्छा, still present। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज होती हैं। इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, वीक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। वीक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 कितना 0.01%, इतना परसेंट सॉल्यूशन बनाया जाता है। किस लिए यूज होता है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है ताकि जो पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर है, स्टमक के अंदर है, उसको ऑक्सीडाइज कर दे। कौन से स्टमक के पॉइजन? इन्होंने कहा मॉर्फिन, जैसे कि मॉर्फिन हो गई, या इसके अलावा स्टेक्लिन। ये स्टेक्लिन एक कंपाउंड है जो कि निकलता है नक्स वोमिका के प्लांट से। नक्स वोमिका ये पॉइजनस प्लांट है और इसे होम्योपैथी के बेवकूफ लोग यूज करते होते हैं। होम्योपैथी वाले जो बेवकूफ लोग हैं ना, वो नक्स वोमिका के कंपाउंड लेते हैं और स्टाइक्लिन होता है। स्टाइक्लिन इज अ वेरी पॉइजनस, वेरी बिटर इन टेस्ट। मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है, ये बहुत बिटर इन टेस्ट होता है, पॉइजन काज करता है बंदे को, बहुत ज्यादा चीजें, इवन ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, इस तरह करके बंदा लेट सकता है। ठीक है, वेरी पॉइजनस। मॉर्फिन बेस्ड जो ड्रग्स किसी ने ली हो तो उनको ऑक्सीडाइज करने की खातिर ये सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं। अच्छा, तो KMnO4 का 0.01% बहुत लाइट सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है एंड इट इज फॉर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो भी उसकी नेचर हो। ठीक है, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्होंने यहां पर बता दिया। सो वी हैव oxidizing and reducing agent in the physicochemical aspect. So the last one जो कि आप लोगों को मालूम है और आप लोगों ने सुना भी होगा, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों को लास्ट वन करवा देता हूँ। ये 8 नंबर हो गया। ये है रेडियो एक्टिव एंड रेडियोपॉक एजेंट। रेडियो एक्टिव एजेंट, रेडियो एक्टिव एजेंट्स आप लोग मालूम है, कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एजेंट्स भी डिटेक्शन के लिए भी यूज होते हैं बॉडी के अंदर, या फिर रेडियो एक्टिव एजेंट्स हमारी क्योर के लिए भी यूज होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर रेडिएशन देते हैं और स्पेसिफिक साइट पे जाके उस जगह को, उस कैंसर को, उस चीज को किल करने की खातिर यूज होते हैं। तो सर्टेन टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव एजेंट्स आर यूज्ड एज ए ड्रग एज वेल एज ए डिटेक्टिव एजेंट या डायग्नोस्टिक एजेंट। तो हमारे पास दोनों उसमें यूज होते हैं, लाइक ए ड्रग भी यूज होते हैं और लाइक डायग्नोस्टिक एजेंट्स भी यूज होते हैं। ठीक है, तो
इनमें कुछ बेरियम के कंपाउंड्स है, कुछ दूसरे तीसरे हैं, तो वो इतनी कोई खास इसकी डिटेल की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन रेडियो एक्टिव एजेंट्स जो हैं तो हमारे पास होते हैं। सो हम लोगों ने देखा लास्ट 2 मिनट्स में, मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1 एसिड एंड बेसिस, नंबर 2 ऑस्मोटिक एजेंट्स, नंबर 3 सर्फेक्टेंट्स, नंबर 4 एब्जॉर्बेंट्स, नंबर 5 फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल बैरियर्स, नंबर 6 astringents, number 7 oxidizing and reducing agents, and number 8 was radioactive agent. तो अगर इसमें आप लोगों को कोई सवाल है तो मुझसे कर सकते हैं, मैं दोबारा भी कॉल पे आ सकता हूँ, but my call will drop soon automatically. होप कोई क्वेश्चन नहीं होगा आप लोगों का, अगर कोई है तो मुझसे पर्सनल राब्ता कर लें, ठीक है? Thank you very much. Thank you, sir.